विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रीट, पुलिस, आरएएस आदि की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का एक भूगोल का टॉपिक है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप अब स्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। इन 4 भौतिक भागों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक, राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 61% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अब दोहरे किसे कहते हैं? दोहरे किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। यानी जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालूका स्तूप या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। तो दोहरे और बालूका स्तूप आपको याद रखना है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया गया है। फिर सेकंड नंबर पर है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, अरावली पर्वतमाला का जो फैलाव है वो किस ओर से किस ओर है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में इसका फैलाव है। यह राज्य के 9% भूभाग पर, यानी राज्य के कुल भूभाग का 9% जो क्षेत्र है उस पर इसका विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से, अब देखो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? गुजरात के दक्षिण से, यानी हमारा जो राजस्थान है उसके दक्षिण से गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से, गुजरात का कौन सा स्थल है आपको याद रखना है? ब्रह्मखेड़ा। ब्रह्मखेड़ा से इसकी शुरुआत होती है और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है।
यानी कुल लंबाई का 80% अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। इस पर्वतमाला से हमें क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के खनिज हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। यानी अरावली पर्वतमाला है जो इसके जो पश्चिम में मरुस्थल है उसको पूर्व में नहीं आने देती, एक दीवार की भांति उसको रोक लेती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। ये जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को, क्योंकि ये पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा करवाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपको याद रखना है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये सिरोही जिले में है, माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, पुलिस, कांस्टेबल, रीट, एसटीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश का मानचित्र है। इसमें ये मरुस्थली भाग है, मैदानी भाग है अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, और हाड़ौती पठार का क्षेत्र है। ये मरुस्थल है और ये अरावली पर्वतमाला है। ये मैदानी भाग है, चंबल का मैदान, और ये हाड़ौती का पठार है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जो क्षेत्र है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। फिर है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। पूर्वी मैदान में कौन कौन सी नदियां बहती है? चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा व उसकी सहायक नदियां बहती है। यह राज्य के लगभग 33% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? ये राज्य के 33% भूभाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। यहाँ नाली अपर्दन पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। चंबल से जो भूमि उबड़ खाबड़ है चंबल क्षेत्र में, वो कौन से अपर्दन के कारण है? नाली अपर्दन के कारण, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग क्षेत्र या उत्खात भूमि कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र या उत्खात भूमि, बेडलैंड, टोपोग्राफी, ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं, कई बार अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जन घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्र कितना है? 23%। और जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 40% जनसंख्या पूर्वी मैदानों में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो जिले हैं उसमें माही नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां बहती है, सोम, जाखम वगैरह। तो ये सब 56 गांव और 56 नदी नाले मिलकर के क्या बनाते हैं? 56 का
मैदान बनाते हैं। तो 56 का मैदान कौन से भाग में है? पूर्वी मैदान में है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार को और दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती का पठार भी क्या कहा जाता है। यह राज्य के लगभग 7% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है ये? 7% भूभाग पर फैला है। यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। राजस्थान के अन्य पठार देखो, सिरोही में उड़िया पठार। उड़िया पठार है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब क्वेश्चन पूछ ले भी, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। उदयपुर एवं राजसमंद बुराट का पठार। उदयपुर और राजसमंद में कौन सा पठार पाया जाता है? बुराट का। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग बना हुआ है वो मेसा की पहाड़ी पर या मेसा पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार पाया जाता है। तो ये पठारों के नाम और ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। जलवायु एवं ऋतु चक्र। अब राजस्थान की जो जलवायु है उस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एकमात्र प्रदेश जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मृस्थलीय जलवायु है। यानी राजस्थान का जो 61% भाग है वहां पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के मानचित्र को देखकर और मेरी सहायता से आपको इन भौतिक प्रदेशों में उनमें स्थित जिलों के नाम लिखने हैं। भौतिक प्रदेशों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, बाकी जिलों के नाम आपको अपने जो मानचित्र है उसमें देख करके लिखना है। थार मरुस्थल में कौन से जिले आते हैं? अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी मैदान में कौन से आते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन से जिले आते हैं? अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाए। अब देखो, उप आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र का नाम बताओ। तो जयपुर एवं उसके उत्तरी पूर्वी जिलों में, जयपुर एवं उसके उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर तीसरी जो कंडीशन है अति आर्द्र जलवायु की। अति आर्द्र जलवायु राजस्थान में दक्षिण में जो बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में, यानी बांसवाड़ा व झालावाड़ जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ वार्षिक औसत वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर है। ये जो मानचित्र है इसमें देखो अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, फिर ये हाड़ौती का जो पठार है, ये कलर के हिसाब से देखो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 20%, और ये बिल्कुल गहरा, जहाँ से ये गहरा होता जा रहा है, ये जो यहाँ पर जैसे 70, 80, 90 जैसे जैसे गहरा होता जाएगा वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। यानी देखो इधर कम है, फिर यहाँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, और ये अरावली पर्वतमाला आ गई, और अरावली पर्वतमाला के इस साइड में यहाँ ज़्यादा है। और ये जो हाड़ौती का पठार है और बांसवाड़ा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ऋतुएं कितनी पाई जाती है? 3 ऋतुएं पाई जाती है। देखो कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है वो राजस्थान के पश्चिम में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू जिलों में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। यहाँ का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इससे भी ज़्यादा हो जाता है, 50 के लगभग भी कई बार पहुँच जाता है। थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ये भी आपको याद रखना है, रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल के इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है, रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण अधिक पाया जाता है। ये भी याद रखना है, राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण अधिक पाया जाता है। तो ये जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें, और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जैसलमेर में। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। गर्मियों में ये माउंट आबू सबसे ठंडा है। यहाँ आप टूर के रूप में घूमने के लिए ज़रूर जाना। बहुत ही बढ़िया स्थल है घूमने के लिए राजस्थान में। और गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है। लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। तो लू आपने महसूस की होगी। गर्मियों में जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा लू चलती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। वर्षा ऋतु है वो कौन से समय में होती है? जुलाई से सितंबर। अपने जो मानसून आता है वो जुलाई से सितंबर तक आता है, और मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। अब सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ये याद रखना है, राजस्थान में अधिक वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर के औसतन वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, ये तो थे कम और ज़्यादा वाले जिले, और ये स्थान पूछा है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। यहाँ औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर से वर्षा लगातार कम होती जाती है। यानी दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर जाएंगे तो लगातार वर्षा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मान लो ये अरावली है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, यानी पूर्व ये हो गया, इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से तो अधिक वर्षा होती है, ठीक है, और इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इधर से चलेंगे तो इस प्रकार ये कम होती जाएगी। फिर है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। शीत ऋतु में भी राजस्थान का जो माउंट आबू है वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है।
यानी कंपकपी छूटने लगती है। अब है मावठ या पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मावठ किसे कहते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से, अब ये और पूछा जाता है मावठ कहाँ से आती है। भूमध्य सागर से। कहाँ से। भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से कौन सी फसल को फायदा मिलता है। गेहूं को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मावठ से कौन सी फसल को लाभ होता है। सर्वाधिक लाभ गेहूं को होता है। ये कहाँ से उड़ता है चक्रवात। भूमध्य सागर से। और कब आती है ये। शीत ऋतु में वर्षा होती है। अकाल और मरुस्थलीकरण, राजस्थान इनका बार बार सामना करता आ रहा है। अकाल एवं मरुस्थलीकरण का राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखा पड़ता है। कौन से राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है इसमें बार बार सूखा एवं अकाल पड़ता है। इस कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त। कारण क्या है सूखा का। वर्षा का सामयिक होना यानी समय के अनुसार या मानसून के हिसाब से वर्षा आना। अपर्याप्त होना, बहुत ही कम वर्षा होना। अनिश्चित होना, कभी 10 सेंटीमीटर होगी, कभी 20 होगी, कभी होती नहीं। अनियमित होना, इसके कारण यहाँ पर सूखा बढ़ता है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिससे अकाल कहा जाता है। यानी पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की जो कमी हो जाती है, इस स्थिति या कंडीशन को क्या कहते हैं। अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यानी ये सब मानव के कारण है। मानव की अपनी जो करतूत है उसके कारण है वर्षा का कम होना, क्योंकि उसने जलवायु का जो प्राकृतिक स्वभाव है उसके साथ छेड़खानी की है। उसने वनों की बहुत ज़्यादा कटाई कर दी। भूमिगत जल जो ज़मीन में जल है उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया है। और पारंपरिक जल संसाधन का प्रबंधन यानी पहले जो डिगियाँ, जोड़ और कुएं हुआ करते थे उनकी उपेक्षा की है, जिसके कारण ये आर्थिक और सामाजिक जो प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर में रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मरुस्थलीकरण किसे कहा जाता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि है वो बंजर बन जाती है, रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे। मरुस्थलीकरण कहेंगे। आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में है, पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं का आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में अपना जिले का नाम और भौतिक प्रदेश का नाम लिखना है। शब्दावली। बंजर किसे कहते हैं। अनुपजाऊ भूमि को बंजर कहते हैं। बीड़ या उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, ये कोटा जिले में चंबल नदी के कारण होती है। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन किसे कहते हैं। जल व पवन द्वारा। अपर्दन किससे होता है। जल के द्वारा और पवन के द्वारा मृदा का कटाव। मृदा मीन्स मिट्टी का जो कटाव हो जाता है उसको क्या कहते हैं। अपर्दन कहते हैं। अभ्यास क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। रावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो ये आपने पढ़ा ही है। कौन कौन से 4 है नहीं है उसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। रावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। ये आपको आंसर लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। तो धन्यवाद।
प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए।